गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी केमिस्ट्री क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डेरिवेशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। ये क्लास 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और अपनी कोचिंग कंप्यूटिंग क्लास के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखें श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, ये इसका जो बेसमेंट है पूरी तरह से वो डी ब्रोगली समीकरण के ऊपर डिपेंड है। इसमें दो चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक चीज़ हमारे लिए है अवकलित वेग समीकरण और एक डी ब्रोगली तरंग समीकरण। तो हम बात करते हैं, हम जानते हैं बस किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का योग, कुल ऊर्जा यूँ समझ लें हम, टोटल एनर्जी क्या होती है, कुल ऊर्जा E, उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी उसका योग होती है। किसी कण अथवा इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा के योग होती है। तो टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी PE और KE। अब PE क्या है, PE बोलते हैं हम, पूरी क्लियर कर लो, पोटेंशियल एनर्जी, या इसे बोलते हैं हम हिंदी में स्थितिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं बॉस, इसे हम स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। और KE हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगी ये, गतिज ऊर्जा। ओके, तो टोटल एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन की या किसी पार्टिकल की वो होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग होता है टोटल ये। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला यदि आपके पास है तो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास है, ये भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोड़ा सा, हम PE बराबर होता है kz² r, और ये माइनस में है बॉस। और KE होता है 1/2 mv²। तो PE और KE के फॉर्मूला हमारे पास होने चाहिए, kz² और 1/2 mv²। K कांस्टेंट है, R रेडियस है और Z एटॉमिक नंबर है, E इलेक्ट्रॉन है। ये आप ध्यान रखना है। M फॉर मास है, B फॉर वेलोसिटी है, ये आप क्लियर करना है यहाँ पर। अब हम क्या लगते हैं, टोटल एनर्जी में हम, टोटल एनर्जी है E, ठीक है। टोटल एनर्जी E बराबर PE और KE होता है। समीकरण नंबर हम 1 देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, समीकरण नंबर 1। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 में PE तथा KE से मान रखने पर P तथा KE से मान रखें, क्या हो जाएगा देखें। अरे यार मिट उड़ गया। हाँ जी, E टोटल एनर्जी है, P के स्थान पे क्या लिखना है, KE के स्थान क्या लिखना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1/2 mv² प्लस माइनस kze²/r। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, KE को पहले लिख दिया, PE को बाद में लिख दिया है। तो P के स्थान पे क्या लिखा, kze² लिखा
और के के स्थान क्या लिखा है 1/2 लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि E बराबर लिख देंगे हम 1/2 ये प्लस और माइनस हो जाएंगे KZE² बटे R। ये समीकरण नंबर हम लिख देते हैं 2। यहाँ तक बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? समीकरण नंबर तो कोई समस्या हमें आनी नहीं चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। गतिज ऊर्जा कैसे लिख सकते हैं? देखिए 1/2 mv² को किस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें अभी डी ब्रोगली वेव इक्वेशन पुटअप करना है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा 1/m m/m v²। इसका मतलब एक ही है, इसका कोई ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं है। ये m/m लिखा है, सिर्फ हमने एक समीकरण पुटअप करना है, तो वो थोड़ा सा आपको समझ में आए क्यों लिखा है। 1/2 mv² हम लिखा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, या करके हम लिख सकते हैं। देखो या करके हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 mv² बराबर 1/2 और m। अब आपके समझ में आ जाएगा m और m कितने, 2 हो गया, तो mv² बटे m। अब यहाँ पर mv² हो गया है भाई, क्या हो गया यहाँ पर, mv² यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 किसका, 1/2 mv² किस तरह लिख दिया हमने, 1/2 mv² बटे m। समीकरण 3 में ये समीकरण हमारे हिसाब दे लेते हैं हम, इसमें कोई आप ये समझे नहीं कि भाई समीकरण 3 दे 2 दे दिया, अपने हिसाब से, ताकि एक्सप्लेनेशन में आसानी रहे। समीकरण 3 में समीकरण 3 है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा देखते हैं, डी ब्रोगली समीकरण देख लेते हैं। डी ब्रोगली समीकरण थोड़ा हम ध्यान रखने, डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, लैम्डा बराबर h/mv। डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर h/mv ध्यान रखना पड़ेगा। या करके लिख सकते हैं हम, हमें कौन सी फॉर्मूला लाना है, mv बराबर h/लैम्डा। का मान 3 में रखने पर, किस में रखना है, 3 में रखने पर। समीकरण कौन सा, डी ब्रोगली समीकरण, ध्यान रखें डी ब्रोगली समीकरण लैम्डा बराबर h/mv। इसको हमें कौन सी फॉर्मूला लाना है, इस फॉर्मूला लाना है mv वाली में। mv बराबर h/लैम्डा का मान समीकरण 3 में हमें रख देना है। अब आपके समझ में आ जाएगी बातें कि ये समीकरण काइनेटिक एनर्जी का हमने ये चेंज करके क्यों लिखा, इसमें क्यों बदला हमने लिया। तो देखिए समीकरण नंबर 3 है, वो है 1/2 mv²। तो हमें क्या लिखना है, 1/2 mv जहाँ पर है उस जगह क्या लिखना है, हमें mv के स्थान पर लिखना है h/λ² लगा देंगे, ठीक है। नीचे क्या लिखना है, नीचे इस पर 2m लिखा हुआ है, 2m लगा दिया, ओके। और यहाँ पर कोई हमने दिक्कत नहीं करनी। ये किसके बराबर है भाई, ये किसके बराबर है, एक मिनट, किसके बराबर है,
ये था 1/2 mv² बराबर 1/2 mv के साथ लिखा हमने h/λ²/m। यही तो बात थी। ये काइनेटिक एनर्जी को हमने इस तरह लिखा, तो mv² के स्थान पर क्या लिखना है, h/λ लिख दिया हमने, तो h/λ² आ गया। अब देखिए, या ऐसे हम कैसे लिख सकते हैं और भी क्लियर करके, 1/2 mv² बराबर 1/2 नीचे लैम्डा 2λm लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं h⁻²। और यदि आप इसमें और भी चेंज करना चाहें, और भी ईजी में करना चाहें, तो हम लिख सकते हैं 1/2 mv² बराबर h⁻² और λ²m। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। h⁻² हो जाएगी, λ² हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर देंगे हम 4। कौन सा समीकरण दे दिया, 4 नंबर हम दे चुके हैं इसको। अब समीकरण 4 को किस में पुटअप करना है, समीकरण 4 को किस में पुटअप करना है, इससे पहले समीकरण नंबर 2 था, उसमें हमें रखना है। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कौन सा था, समीकरण 2 था भाई E बराबर kZe²/r और एक था 1/2 mv²। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2 mv² हम इस मान को रख देंगे। 1/2 mv² के स्थान लिखना है h⁻²/2m h⁻² माइनस kZe²/r। और ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 5। कौन समीकरण हो गया, 5 समीकरण हम यहाँ पर दे देते हैं। समीकरण नंबर 5, ठीक है बस, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर। अब देखिए, अब हमें यहाँ पर एक समीकरण और याद रखनी है, तरंग गति का अवकलित वेग समीकरण। उस वेग समीकरण में हमें तरंग गति, तरंग कहाँ पर है, वेवलेंथ कहाँ पर है, लैम्डा, वेवलेंथ कहाँ पर, लैम्डा भाई। अब लैम्डा निकालना है, लैम्डा का मान। तो समीकरण 5 से क्या करना है, 1/λ²। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, पहले तो हम इसको नेगेटिव की जगह हम पॉजिटिव बदल करें, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, h⁻²/2λ²m। अब यहाँ इधर वाला माइनस से पॉजिटिव करना है इसको, तो E + kZe²/r। ठीक हुआ। अब देखिए, इसको हम चलो कोष्टक में लगा देते हैं। अब यहाँ पर देखें, हम यह मान निकालेंगे 1/λ² का मान निकालें, वैल्यू ऑफ 1/λ²। तो यहाँ पर ये λ² 1/λ² का मान निकाल रहे हैं, तो ध्यान देना E + kZe²/r। अब इधर सभी लोग क्या हो जाएंगे, 2m ऊपर चला जाएगा बटे में, नीचे क्या आ जाएगा, h⁻² पावर h⁻² आ जाएगी नीचे में। तो इस तरह से हम यहाँ पर, आप चाहे तो इसे आगे लिख सकते हैं, आप चाहे इसे पीछे लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से। ये समीकरण नंबर 6। अब हम देखें तरंग, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों मैं बोर्ड में वो करूँ। ये बात समझ में आई आपके। हाँ भाई, अब देखिए तरंग गति का अवकलित वेग समीकरण। तरंग गति का अवकलित वेग समीकरण। अवकलित का मतलब हो जाएगा डिफ्रैक्शन वेलोसिटी इक्वेशन, डिफ्रैक्शन वेलोसिटी
इक्वेशन। ओके, तरंग गति का आपके लिए वेग समीकरण कौन सा है ये जरूर हमें ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट इक्वेशन चल रही है। यदि गलती हो जाएगी आपका सारा उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तरंग गति का आपका लिए डेल स्क्वायर साई अपॉन, अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर और ये थोड़ा सा 4 पाई स्क्वायर बटे लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। ये है बॉस तरंग गति का आपका लिए वेग समीकरण। मैं थोड़ा सा भूल रहा था इसलिए देख देख के लिखा है मैंने, कहीं गलती नहीं हो जाए। डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई बराबर 0। साई है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हैं साई द्वारा। तो तरंग गति का आपके लिए वेग समीकरण में समीकरण 6 से वैल्यू रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 6 इन वेव इक्वेशन, हाँ जी, डेल स्क्वायर साई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर। अब जो लैम्डा है, यहाँ पर जो लैम्डा है उसके स्थान में क्या करना है, लैम्डा के स्थान पर 1 बटे लैम्डा स्क्वायर हो गया, तो इसके स्थान पूरा वैल्यू यहाँ पर रख देना है। लैम्डा स्क्वायर साई इसको लिख देना है और यहाँ पर लिख देना है ई प्लस के जेड ई स्क्वायर बटे आर और यहाँ पर 2m बटे h की घात 2 और किसके बराबर हुई है, 0 के बराबर है, 0 के बराबर लिख देते हैं यहाँ पर। तो हमने इसको क्या करना है, अब प्लस 4 इंटू 2 करें 8 हो जाएगा, 8 पाई स्क्वायर इधर ले आए इसको ताकि अच्छा लगेगा, h की पावर 2 और साई को बाद में ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ई प्लस के जेड ई स्क्वायर बटे आर साई बराबर 0। अब बस देखें ये समीकरण हमें बहुत आसानी से मिल गई है बिना किसी ज़्यादा उसके। ये समीकरण नंबर 7 और ये देखें एक्स अक्ष के लिए समीकरण किसके लिए है, एक्स अक्ष के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण ये है, हम लिख देते हैं जो x दर्शाया गया है ना ये x, तो x अक्ष के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण क्या हो जाएगा, x अक्ष के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण है ये। अब यदि y और z के लिए करना है तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर लिखा है हम वाई स्क्वायर लिखेंगे फिर जेड स्क्वायर लिखेंगे, देखते कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। ये एक्स अक्ष के लिए श्रोडिंगर तरंग समीकरण नंबर 7। यदि हम इसको और आगे लिखें तो डेल स्क्वायर साई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बटे डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई अक्ष आ गया, बाई एक्सिस के लिए काम हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई बटे डी जेड स्क्वायर। अब देखिए 3 एक्सिस हम लिख चुके हैं, बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखी है हमने और 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच की पावर 2 और ई प्लस के जेड ई स्क्वायर बटे आर साई बराबर 0। तो ये जो समीकरण है, अब जो समीकरण हमने लिखी है ये समीकरण 3 अक्ष के लिए समीकरण हो जाएगी। 3 अक्ष कौन कौन सी है बस, ये समीकरण नंबर दे देते हैं 8 समीकरण। तो समीकरण 8, इसको थोड़ा डार्क लिख देता हूँ, इक्वेशन 8 जो श्रोडिंगर समीकरण x, y, z
अक्ष के लिए तरंग समीकरण है। एक्स वाई जेड अक्ष के लिए तरंग समीकरण हो जाएगी कौन सी? समीकरण नंबर 8। समीकरण नंबर 7 भी एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। आप क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, पूरे फुल एंड फाइनल नंबर आप ले सकते हैं। इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में और लिख सकते हैं, तो कैसे लिखें? और हम इजी गोइंग में लिखें तो किस तरह लिखें? हाँ जी, इजी गोइंग में लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? समीकरण नंबर 8 किस तरह लिख सकते हैं? समीकरण 8 को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। किस प्रकार लिख सकते हैं? निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, हमें कुछ नहीं करना, डेल स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डी जेड स्क्वायर। अब हमें यहाँ तक कुछ नहीं करना, ये से लिख दिया। और अब यहाँ पर हम 8 पाई स्क्वायर एम लिख देंगे और ई माइनस बी, ये कर सकते हैं। ई माइनस बी करके लिख दिया हमने। और यदि हम चाहते, इसको हम बी कहाँ से आया भाई? आप ध्यान देना, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है? बी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे आर, माइनस में थी इसलिए हमने यहाँ पर बी माइनस कर दिया। है समझ बात? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। और इसे और भी शॉर्ट में लिखें, या करके लिखें थोड़ा सा, और भी शॉर्ट हम कैसे लिख सकते हैं इसको? डेल स्क्वायर लिख दिया हमने इसमें। तो डेल स्क्वायर के बाद हम क्या करेंगे? इसमें तो इसका पूरा मान डेल स्क्वायर कर दिया हमने। ये तो डेल स्क्वायर हम साई ले सकते हैं। यार सॉरी, साई में लिखना भूल गए हैं ना, इस तरह यहाँ लिख देंगे। तो डेल स्क्वायर साई ये हो जाएगा। और इसके बाद हम 8 पाई स्क्वायर एम लिख देंगे यहाँ पर, और ई माइनस बी, और बराबर 0 हो जाएगा। तो ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 9 हो जाएगा माय डियर। समीकरण नंबर 9 हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ये इस तरह से हम यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। डेल स्क्वायर साई ये हो गया, और एक साई यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और नो प्रॉब्लम। ये समीकरण नंबर 8 हमारा हो गया श्रोडिंगर और वेव इक्वेशन। ये हो जाएगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो हम गाइस देख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 8, 9, 7, 8, 9 ये सभी क्या हैं? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई ये कहाँ से आ गए? ये कौन है? ये कौन आया बीच में? डेल स्क्वायर क्या है? तो हम इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये है डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसके स्थान किसके स्थान लिखा? डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर, इसके स्थान पर हमने ये डेल लिख दिया है। तो ये वैल्यू हमने निकाली, तो उसके स्थान पर साई तो आ जाएगा ना बाद में, डेल स्क्वायर साई हमने लगा दिया यहाँ पर, क्योंकि ये इतना लिखने के वजह हमने किससे काम चले? डेल स्क्वायर से काम चला लिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। डेल स्क्वायर बोलते हैं इसको। डेल स्क्वायर क्वेश्चन भी आपके लिए आ सकता है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। डेल स्क्वायर क्या है? भाटे डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर का भी अलग से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। यार सब्सक्राइब तो कर दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, पढ़ाने में उत्साहवर्धन रहता है। और मैं आपके लिए तो पढ़ा रहा हूँ यार, और किसके लिए पढ़ा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।